हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विपिन। स्टडी विद विपिन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, आज से हम शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी एग्जाम को ले लें, चाहे हम यूपीपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें या वनडे एग्जाम्स की बात करें, हर एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली अगर हम बात करें तो कितने भाग पाए जाते हैं? 22 भाग पाए जाते हैं। ठीक है ना। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो 22 भाग पाए जाते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो कितने भाग पाए जाते हैं? आपके 22 भाग। ठीक है, और 22 भाग में आर्टिकल 395 आर्टिकल्स का वर्णन किया गया है। 395 अलग अलग भाग में अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं अभी वर्तमान में, वो भाग 22 में से भाग 3 की बात कर रहे हैं। कौन से भाग की? भाग 3 की। ठीक है, और भाग 3 का जो वर्णन है वो आर्टिकल आपका 12 to 35। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो मेनली जो मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो मूल अधिकार की बात कही गई है, वह भाग 3 में पाए जाते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भाग 22 में से भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक इनका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 इनका वर्णन किया गया है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ये कहाँ से लिए गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं। तो ये एक इसकी बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट होते क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार होते क्या हैं, तो अगर मैं बात करूं, देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों की कोई भी परिभाषा का वर्णन नहीं किया गया है। आप अगर देखेंगे भारतीय मूल संविधान, तो उसमें इसकी परिभाषा का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा आपको देखने को नहीं मिलती। फिर भी अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई फिर भी बताइए तो सही, मूल अधिकार होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसा कि उसका मूल स्वभाव है, मूल रूप है, उसके अकॉर्डिंग हम परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसे अधिकार, ठीक है, जो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, जिनसे व्यक्ति का भौतिक विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो। भौतिक विकास से तात्पर्य है जो भी चीजें, जैसे कि आपके डेली बेसिक यूज के लिए जो भी चीजें रिक्वायरमेंट जरूरत है। जैसे आप बात कर लीजिए कि भौतिक विकास, जो भी चीजें दिखती हैं, जैसे कि घर हुआ, मकान हुआ, कपड़े हुए। ठीक है, तो इस तरीके का विकास हो सके, व्यक्ति एक डिग्निटी फुल गरिमामय पूर्ण जीवन जी सके, है ना। तो उसको रहने खाने पीने के लिए एक प्रॉपर वे में वह रोजगार प्राप्त कर सके। तो इस तरीके का उसका भौतिक विकास होता है। ठीक है, जब भौतिक विकास होगा और उसके साथ साथ नैतिक विकास, नैतिक विकास से तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा तो अच्छे संस्कार उसके मिलेंगे, अच्छे संस्कार प्राप्त करेगा, उसका नैतिक विकास होगा, है ना। तो भौतिक और नैतिक विकास एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों के बिना व्यक्ति कोई भी गरिमामय पूर्ण जीवन नहीं जी सकता है। ठीक है, तो वे अधिकार जो नागरिकों के भौतिक यानी कि मैटेरियल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, और जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, यानी संविधान में उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन आपका स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 21A, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो इस तरीके के अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें स्पष्ट है। तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार अगर आपसे पूछता है, भाग 3 में पाए जाते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है, यूएसए से लिए गए हैं। और वे अधिकार जो नागरिकों के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है तथा संविधान के द्वारा उन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। संविधान किस तरीके से विशेष संरक्षण प्रदान करता है, तो इसमें आगे हम देखेंगे इन डिटेल। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की मैंने आपके मूल अधिकार की बेसिक। अब देखते हैं
देखिए भारत में कितने प्रकार के अधिकार पाए जाते हैं। मूल अधिकार आपको देखने को मिलता है, ठीक है, आपको देखने को मिलती है कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मानव अधिकार। ये सभी चीजों, सभी वर्डों से आप, मैं समझता हूँ कि आपको इन सभी वर्डों के बारे में पता होगा। एटलीस्ट इन वर्डों को तो आपने सुना होगा, इन शब्दों को सुना होगा, ठीक है। तो देखिए भारत में अगर हम अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकारों की, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यानी कि संवैधानिक अधिकार, लीगली राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार, और ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले मूल अधिकार अभी मैंने आपको बताए थे। मूल अधिकार जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका वर्णन किसमें किया गया है? भाग 3 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। और भाग 3 के साथ साथ भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 से 35 तक इन्हें स्थान दिया गया, ठीक है। इतनी बात चीजें समझ में आ रही है। इसके अलावा संवैधानिक अधिकार, अब हम बात करेंगे संवैधानिक अधिकार, ठीक है। तो देखिए ऐसे अधिकार, यहां पर लिख सकते हैं ऐसे अधिकार जिन्हें भारतीय संविधान के अंतर्गत दर्जा दिया गया है लेकिन वह भाग 3 से बाहर है, यानी कि भाग 3 में नहीं पाए जाते हैं, भाग 3 से बाहर तथा भारतीय संविधान के अंतर्गत स्थान रखने वाले अधिकारों को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कैसे स्थान रखते हैं? कि उन्हें किसी न किसी आर्टिकल्स के द्वारा संबोधित किया गया है, ठीक है। तो ऐसे अधिकार क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि हम कह सकते हैं भाग 3 से बाहर, ठीक है, भाग 3 से बाहर तथा संविधान में वर्णित, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं आर्टिकल 300 ए, ठीक है। आर्टिकल 300 ए जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ये किसकी बात करता है? आपका राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, पहले क्या हुआ करता था? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों की में आता था, और जिसका वर्णन था आपका, जिसका वर्णन था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंतर्गत तथा आर्टिकल 31 के अंतर्गत इसका वर्णन था, ठीक है। लेकिन इसे संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और स्थान दिया गया इसे किसमें? आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम बात करेंगे कानूनी अधिकार की, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं हम कानूनी अधिकार की। कानूनी अधिकार क्या होते हैं? तो देखिए ये कानूनी अधिकार जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं है, फिर तो ये भारतीय संविधान की देन नहीं है, फिर किसकी देन है? तो ये भारतीय संसद या विधानमंडल की देन है, ठीक है। ये संसद या विधायिका की देन है, यानी कि संसद या विधायिका के द्वारा पारित होते हैं, ठीक है। संसद या विधायिका के द्वारा पारित कानून, ठीक है, कानूनी अधिकार, यानी कि इनका किसी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है लेकिन भारतीय संसद या विधायिका किसी कानून के द्वारा ऐसे अधिकार भारतीय नागरिकों को देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे एग्जांपल के थ्रू बात करूं तो मातृत्व अवकाश का अधिकार यानी कि मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो देखिए मैटरनिटी लीव यानी जो मातृत्व अवकाश का अधिकार है, ठीक है, मातृत्व अवकाश का अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं किया गया है, लेकिन लेकिन इसे भारतीय संविधान की संसद या विधायिका के द्वारा क्या किया गया है? एक कानून के द्वारा पारित किया गया है और उसमें मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मानवीय अधिकार की,
ठीक है। तो देखिए, ऐसे सभी अधिकार जो व्यक्ति मानव होने के नाते प्राप्त है और व्यक्ति को गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, ऐसे अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मानवीय अधिकार कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के मानव होने के नाते प्राप्त हैं और गरिमामय पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। ठीक है। तो ऐसे अधिकारों के लिए व्यक्ति दावा कर सकता है, लेकिन सरकार के द्वारा वह दिए जाएं यह आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं रोजगार का अधिकार, ठीक है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, जैसे रोजगार का अधिकार। ठीक है। रोजगार पाने का अधिकार भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। ना मूल अधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन रोजगार पाने के लिए व्यक्ति क्या है? सरकार पर क्या करता है? दावा करता है, लेकिन सरकार दे न दे वो उसकी मर्जी है। अब सरकार देती क्यों है? क्योंकि सरकार इसलिए देती है, जब भी कोई भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें हर एक गवर्नमेंट पार्टी के द्वारा जो भी इलेक्शन लड़ती हैं उनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं। ठीक है ना। रोजगार निकालने की बात की जाती है। तो रोजगार निकालने की जो बात की जाती है, सरकारों के द्वारा जो उनसे वादे किए जाते हैं उनके लिए व्यक्ति क्या करते हैं? फिर उस पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव डालते हैं। ठीक है। तो ये एक वोट बैंकिंग का जरिया भी होता है। ठीक है। हालांकि इनके लिए व्यक्ति दावा कर सकता है, लेकिन सरकार दे न दे वो उसकी मर्जी है। तो इस तरीके के अधिकार होते हैं आपकी मानवीय अधिकार। तो हमने देखे भारत में अधिकार मुख्यतः, पहला मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत पाए जाते हैं। संवैधानिक अधिकार भाग 3 के अलावा जो भी अधिकार पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कानूनी अधिकार, यानी कि संसद या विधायिका के कानून की देन है। और चौथा हमने देखा मानवीय अधिकार। ठीक है। तो आई होप यहां तक चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझ आ रही होंगी। अब एक ऐसा अधिकार है जो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, तो उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मतदान करने का अधिकार। उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफी ज्यादा डाउट में रहते हैं बच्चे कि मतदान करने का अधिकार कानूनी अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे? चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, तो उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। यहाँ पे देखते हैं मतदान करने का अधिकार। ठीक है। मतदान, एक मिनट। मतदान करने का अधिकार। ठीक है। अब इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को आज हम क्या करने वाले हैं? दूर। ठीक है। कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। देखिए, इसे हम दो तरीके से देखेंगे। हाँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 326 है। ठीक है। तो आर्टिकल 326 है। इसमें जो बात कही गई है, इसमें यह लिखा गया है कि भारत का प्रत्येक भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक, ठीक है, भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक जिसकी ओ आयु 18 वर्ष से ऊपर है। 18 वर्ष से ऊपर है, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा। यानी कि 18 वर्ष से ऊपर है, मतदाता सूची में
नाम दर्ज कराने का अधिकार हो। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार हो। ठीक है। अब यहां पर आपको कहीं भी ये नहीं देखने को मिल रहा है कि ऐसा प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है मतदान करने का अधिकार होगा। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा। ठीक है। यानी कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार होगा, ना कि आपको यहां पर कहीं ये देखने को मिल रहा है मतदान करने का अधिकार होगा। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपसे, अगर मैं बात करूं आपसे आरटीए एक्ट यानी कि भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की अगर मैं बात करूं, ये संसद के कानून की देन है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो देखिए इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और जो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उसे मतदान करने का अधिकार होगा। ठीक है। यानी कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मतदान करने का अधिकार होगा। ठीक। मतदान करने का अधिकार होगा। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं, देखिए अगर हम आर्टिकल 326 की बात करें, तो ये फिर संवैधानिक अधिकार बन जाएगा। और अगर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की बात करें तो ये कानूनी अधिकार बन जाएगा। लेकिन अगर इसके शब्दों को स्पष्ट रूप से पढ़ें तो मतदान करने का अधिकार स्पष्ट रूप से कहाँ लिखा गया है, तो यह एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत लिखा गया है। यानी कि ये कानूनी अधिकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार है, ना कि मतदान करने का अधिकार। तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मतदान करने का अधिकार है वो कैसा अधिकार होगा, कानूनी अधिकार होगा या फिर कानूनी अधिकार होना चाहिए, या फिर कैसा अधिकार होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार। तो यहां से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये कैसा अधिकार निकल के आएगा, हमारा कानूनी अधिकार। और इसको स्पष्ट रूप से नैयर केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसे कानूनी अधिकार ही बताया गया है। तो नैयर केस की अगर मैं बात करूं, नैयर केस में मतदान करने के अधिकार को कानूनी अधिकार ही बताया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपके आयोग परीक्षा लेता है, ठीक है, तो कमीशन यूपीएससी, उसके द्वारा भी इसे कानूनी अधिकार ही बताया गया। तो स्पष्ट रूप से अब मैं समझता हूं कि मतदान करने के अधिकार से संबंधित आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे। यहाँ तक चीजें स्पष्ट रूप से मैं समझता हूँ समझ में आ रही हूँ। ठीक है। इससे आगे हम बढ़ेंगे अब। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को अपना यही समाप्त करते हैं। ये आज की आपकी बेसिक क्लास थी। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि मूल अधिकार जो मुख्य रूप से पहले 7 प्रकार के मूल अधिकारों की बात कही गई थी, ठीक है ना, बाद में केवल 6 प्रकार के मूल अधिकार रह गए। उसके अलावा आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और, ठीक है ना, ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 मूल अधिकार नहीं है लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित है, तो उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। और आई होप आपको यह क्लास पसंद आएगी। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।